डॉक्टर अंशु जोशी, आपसे एक नॉन पॉलिटिकल व्यू में चाहती हूं, क्या ये बात सच है कि ये एक मजबूरी है कि चाइनीज निवेश अभी भी भारत में हो रहा है? क्या उनसे भिड़ने का ये एक ज्यादा मजबूत तरीका नहीं है कि उनकी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है, कम से कम जो भारत में है, उसको खत्म कर दिया जाए? क्यों हम ये करने में सक्षम नहीं हो पा रहे? पद्मजा, इसके पहले एक बिंदु जरूर सामने रखना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों से हमें ऊपर उठ के इस समय अपनी सरकार और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार किस तरह मजबूती के साथ चीन को जवाब दे रही है, ये हम सभी देख रहे हैं, ये सत्य हम सभी के सामने है। अब आपकी इस बात को मैं तथ्यात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसी को हमारे विषय में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में पढ़ाया जाता है कि हो सकता है कि दो देशों के बीच में बायलैटरली सामरिक स्तर पर कुछ विवाद हो या कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन हो, लेकिन अपने अपने आर्थिक फायदों को देखते हुए या आर्थिक उन्नति को देखते हुए मल्टीलैटरल मंच पर या बायलैटरल लेवल पर भी दो देश आर्थिक रूप से साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और वो इसलिए भी करते हैं कि शायद उनके जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसके माध्यम से सहज हो सके। लेकिन चीन की और जब हम देखते हैं, हमने जब जब चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चीन ने हमेशा पीठ में हमारे छुरे भोंकने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हुए चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी बात पद्मजा, ये कि आज वो लोग भारत सरकार से या मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन मैं एक प्राध्यापक हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सुरक्षा का विषय है। इस समय सभी को साथ खड़ा होना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने 1962 की अपनी विफलता को छुपाने के लिए आज तक युद्ध से, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसके डिटेल्स को क्लासिफाई कर रखा है, डी क्लासिफाई नहीं किया है, लोगों के सामने नहीं लेके आए हैं, वो आज भारत सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और ना सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनीत जी ये भी कह रहे हैं कि हाथ बंधे हुए हैं। पिछले ही कुछ सालों में आपको बता दूं क्या क्या किया गया है। जहां तक एलएसी का सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर आपको नई गन्स दी गई हैं, अमेरिकन गन्स, उनका इमरजेंसी परचेज किया गया, यानी कि उनको अति शीघ्र तरीके से खरीदा गया, और सिर्फ इसलिए ताकि ये ऑटोमेटिक वेपन हमारे एलएसी पे खड़े हुए जवानों को मिल पाए। वहां पे आर्टिलरी गन्स भेजी गई हैं, लद्दाख में भेजी गई हैं, एलएसी के अन्य इलाकों में भेजी गई हैं। किसके हाथ बंधे हैं? और क्यों ये चीजें कह के सस्ती राजनीति के लिए सेना का मनोबल गिराया जा रहा है? सुनीत चोपड़ा जी। ये सस्ती राजनीति नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। और हमें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को बहुत फायदा है एशियन सेंचुरी जो आ रही है उसमें, कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई ना लड़ें, बल्कि हम तय कर लें कि हम चीन जैसे देश, जिन्होंने हमें कई इलाकों में घेर रखा है, इन देशों को हम किसी न किसी तरह अमेरिका के अलावा और किसी देश के साथ मिलके, जैसे रूस है, और एक बेटर रिलेशन पैदा करें। आज हम देखते हैं कि हमारा सबसे पुराना रिश्ता जो है, ये रिश्ता तब का है जबकि पंडित नेहरू नैनी जेल में थे। छोटी छोटी बातें जेल में थे, वो हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप क्या कहते हैं कि उस पर हम तिलक लगा करके उनको दे दें? नेहरू ने कि छोटी सी ही चीज है, ले जाइए अरुणाचल के साथ असम फ्री। क्या ये छोटी छोटी बातों पर उलझना? सुशांत सरीन सर, आप होंगे ऐसे दोस्त कि आपका दोस्त कहे कि भाई अपना घर मेरे हवाले कर दो, और आप कहो चलो साथ में गोडाउन भी ले जाओ। ये छोटी छोटी बातें तो नहीं है सर कि आप कह रहे हैं बड़ी पुरानी दोस्ती है, चलो दोस्ती के नाते ले जाओ अरुणाचल, दोस्ती को सलाम। सुशांत सरीन। पद्मजा, ये जो चोपड़ा साहब कह रहे हैं ना, मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बेसिकली राजनीति और इनकी जो कूटनीति और इनकी आपके पास भाई जो भी इनकी समझ और अकल है उसके हिसाब से उन्होंने बात की है, और ये उसी तरीके की है। ये सारे वामपंथियों की यही प्रॉब्लम है कि जो माओ था वो इनके पिताजी हैं, और जो स्टालिन था वो भी इनके दादाजी हैं।
तो इनको भारत से तो कोई लगाव है नहीं। ये तो जिस समय हो ये उनके सामने घुटने टेक देंगे, अपना माथा रगड़ना शुरू कर देंगे। ये वामपंथियों की तो ये पुरानी वतीरा है, तो इनसे तो मुझे कोई आशा और अपेक्षा कुछ भी नहीं है इन लोगों से। और सर मुझे अगर थोड़ा आपको सा- एक सेकंड सुनीत जी, आपको याद दिला दूं कि 5 दिसंबर 2022 कॉमरेड सीताराम येचुरी कॉमरेड आर अरुण कुमार के साथ चाइनीज एम्बेसी गए थे और वहां उन्होंने जियांग जेमिन के डिमाइस पे कंडोलेंस दी थी। उन्होंने वहां पर जाकर के नमस्ते किया, मिले। ये सिर्फ 4 दिन पहले है, ये तवांग के क्लैश के पहले। पर अगर आपको छोटी छोटी चीजें लगती हैं, दोस्ती निभानी है, आपको चाइनीज एम्बेसी में कॉमरेड येचुरी को बोलना चाहिए ना कि आप अपनी सेना को वहां बॉर्डर पर ला करके धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दोस्ती निभा देते उनके साथ और उनको ये दोस्ताना सलाह दे के आ जाते जब आप एम्बेसी गए थे। सुशांत सरीन, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं सुशांत सर, पद्मजा, सुशांत देखिए इनको ना तो तुम अकल दे सकते हो, ना हम लोग इनको समझ दे सकते हैं। तो जो जितनी अकल है ये लोग उतनी बात करेंगे जो वामपंथी हैं। और इन्होंने आज तक कभी अपने पूरे इतिहास में कभी भारत के पक्ष की बात नहीं की। इन्होंने या तो चीन के पक्ष की बात की है या रूस के पक्ष की बात की है। आज भी ये यही कर रहे हैं। इनके लिए जो बहुत छोटी बात है, कल को इनका तो मान करेगा तो ये अपने आप को भी चीन का ही एक हिस्सा मान के उनके नीचे लग जाएंगे। ये इनकी आदत है, ये इनकी समझ है, ये इनकी अकल है। और उनसे पैसा लेते हुए इनको कोई शर्म नहीं आएगी, उनकी बात करते हुए इनको कोई शर्म नहीं आएगी। अमेरिका को गाली देने में सबसे आगे रहेंगे, सबसे तत्पर रहेंगे। लेकिन चीन जो आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपके लोगों को मारता है, आपके साथ कूटनीतिक तौर पर आपको घेरे में लेने की कोशिश करता है, उनके नीचे ये लगना चाहते हैं। सुनील चोपड़ा जी, जवाब दीजिए। सोचिए आप, अगर कोई एक आदमी वहां पे खड़ा है 17,000 फीट की ऊंचाई पर -5 डिग्रीज में, रात भर वो अंधेरे में खड़ा रहता है और फिर सुनता है कि अरे तो छोटी सी बात है। ये सुनेगा वो कि आप यहाँ दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं अरे क्या छोटी सी बात पर परेशान हो रहे हो।